बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज़ 19th ऑफ मई 2025। ये रहा बेटा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज, और इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये आपके 3 एडिटोरियल्स। बाकी बेटा ये आपका जो ओपिनियन वाला सेक्शन है इसका लेक्चर आपने अगर ये भी सुनना है, इसके अंदर हम चारों ओपिनियंस डेली डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए आप इस नंबर पर फोकर पर्सन से रब्ता कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी 2025 के 4 के हैं, ये 2025 के हैं। सारे आप लोग सुने, अपने आइडियाज़ को मैच्योर करें। ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यूअस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन एरियाज़ में आपकी हेल्प करेगा। दीज आर द करंट ग्लोबल इश्यूज एंड दीज आर द करंट नेशनल इश्यूज। पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो अब एडिटोरियल्स शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें मैं 19th ऑफ मई का करने लगा हूँ। आपके बेटा एक दो ओपिनियन एडिटोरियल्स मिस हैं, लेक्चर्स वो पढ़े हैं, उनकी स्लाइडें भी रेडी हैं, बस रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला उनको। तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर सीरिया की स्टोरी इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे, सारी करंट सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड इंशाल्लाह मैं उनको आने वाले 1-2 दिनों के अंदर वो डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। ठीक हो गया। संडे तो वैसे ही ऑफ होता है, फ्राइडे और सैटरडे का वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा 1-2 दिनों के अंदर। ठीक हो गया जी, वो मेरी जिम्मेदारी है। चलें जी, अब हम लोग शुरू करते हैं। फेमाइन इज़ वेटिंग। इसके अंदर बेटा 3 चीज़ें, सिर्फ राइटर 2 चीज़ें हैं। एक तो फमाइन, फमाइन का आपको पता ही है, कब खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती तो हम उसको कहते हैं फमाइन। कहत। ठीक हो गया। तो ये कहता है इन वेटिंग। तो दो, एक तो वो गज़ा की बात करता है और दूसरा पाकिस्तान की बात करता है कि यहाँ पर लोगों को खाने पीने की चीज़ें किस लेवल की मिल रही हैं, कि मिल रही हैं या नहीं मिल रही। ठीक है। तो पहले तो हम गज़ा को डिस्कस करते हैं। तो पहले गज़ा देख लें कि गज़ा है कहाँ पर। बेटा ये आपका गज़ा प्लस वेस्ट बैंक, जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो आपका बनता है फ़लस्तीन। ठीक है। तो ये है जो आपके सामने गज़ा की पट्टी है। इसकी आपको पता ही है कि लंबी स्टोरी है, इसराइल ने अटैक कर रखा है इनके ऊपर। ठीक हो गया। हिस्ट्री अगर इसराइल की फ़लस्तीन की देखें तो आप इसको स्टॉप करके एक दफ़ा देख सकते हैं कि कैसे जो है फ़लस्तीन ख़त्म हुआ और इसराइल ग्रो किया। तो क्या राइटर लिखता है, कहता है दुनिया के अंदर फूड इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इकोनॉमी जो है उसको शॉक्स लग रहे हैं, महंगाई हो रही है, क्लाइमेट की वजह से तबाही हो रही है। तो इन 2-3 चीज़ों की वजह से फूड इनसिक्योरिटी हमारे सामने आई है और लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। तो ग्लोबल रिपोर्ट जो फूड क्राइसिस की है वो क्या कहती है? उसके मुताबिक जो गज़ा है सबसे ज़्यादा वो हिट हुआ है। 2.1 मिलियन लोग गज़ा के अंदर रहते हैं और वो फूड का इनसिक्योरिटी का शिकार। मार्च 2024 के अंदर हाफ पॉपुलेशन जो थी उसको आईपीसी फेज़ 4 इमरजेंसी में लेके गए हैं और 50% जो है उसको कैटास्ट्रोफ कंडीशन आईपीसी फेज़ 5 के अंदर कंसीडर किया गया है। और ये जो फेज़ है इसके बाद ऑफिशियली जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है किसी भी जगह पर कि फेमाइन आ चुका है। अब मैं यहाँ पर ना बेटा आपको ये आईपीसी फेज़ 4, आईपीसी फेज़ 5 ये क्या चीज़ें हैं ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये समझ लें कि एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से ये डिटरमाइन किया जाता है कि कहत जो है, फ़माइन जो है, उसका लेवल क्या है, आया है या नहीं आया। जब कंडीशन आईपीसी फेज़ 5 जो है, वो क्रॉस कर जाती है या समझ लें कि इस जगह पे पहुंच जाती है तो इसका मतलब है कि फ़माइन आ चुका है, उसमें डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ये आईपीसी है क्या बेसिकली? ये है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन। ये आपने इसकी एब्रीवेशन अपने जहन में रखनी है। बाकी ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। तो इसके बेटा जैसे मैंने बताया 5 फेजेस हैं। इन 5 फेजेस के अंदर सिंपल यही चीज़ बताई जाती है कि फूड जो है उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर इजी नहीं मिल जाती है तो फेज़ 1 है, मुश्किल से मिलती है तो फेज़ 2 है, हफ्ते में एक दफ़ा मिलती है फेज़ 3 है, फिर आगे फेज़ 4 और फिर आगे फेज़ 5। ठीक है। अब इनको जो डेफिनेशंस जो हैं उनकी अगर देखा जाए
तो वो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि फ़ेज़ 1 लेवल 1 में मिनिमम है, ठीक है ना? हंगर क्राइसिस जो है, यहाँ पर स्ट्रेस आ जाती है, क्राइसिस, इमरजेंसी। तो ये इसमें क्या है, ये फ़ेजेज़ आपने खुद से पढ़ लेने हैं तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा, ठीक है? लेकिन इनमें ज़्यादातर यही होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10-20 लोग हैं, उनमें से यहाँ पर ये होता है कि ये 20% लोगों को सिर्फ़ खुराक मिलती है, 80% को मिलती ही नहीं है। तो इसको फिर हम फ़ेज़ 5 में ले जाते हैं कि कहत पड़ चुका है वहाँ। अर्जेंट एक्शंस की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है मिल जाती है, ठीक है ना? ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर थोड़ी मिलती है, यहाँ पर थोड़ा गैप कर के मिलती है, 1 दिन मिली, 1 ना दिन मिली। यहाँ पर जो गैप है वो लंबा हो जाता है, 2-3 दिन ना मिली, 1 दिन मिल गई। तो ये इस तरीके से फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 उन्होंने रखे हुए हैं। तो ये गज़ा के अंदर इस वक़्त उसने बताया है कि हाफ़ जो है वो फ़ेज़ 4 पे है और हाफ़ जो है वो फ़ेज़ 5 पे आ चुके हैं। यानी कि उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। ये आप लोग ये भी एक रिपोर्ट समझ लें वही वाली है, ठीक है? मेन आपको समझ आ चुका होगा, बाकी वो आगे फिर डिस्कस कर देती है कि ये क्यों हो रहा है, ये जानबूझकर इंसान हम खुद इसको ऐसा कर रहे हैं। इसराइल आपको पता है कि गज़ा के अंदर जाने नहीं दे रहा, मुख्तलिफ़ किस्म की कोई भी सप्लाई है उसको। तो गज़ा की इकॉनमी तो वो कहता है पहले ही कोलैप्स कर चुकी है, 17 साल जो है, 17 साल से उनको ब्लॉक किया हुआ है इन लोगों ने। 2024 के अंदर 75% जो उनकी काबिल काश ज़मीन थी उसको तबाह कर दिया गया था। 55% ग्रीन हाउसेस थे, 68% जो थे उनके जो कुएँ वगैरह थे, इन सबको तबाह कर दिया गया। नॉर्थ गज़ा के अंदर 70% जो पॉपुलेशन है, वो यानी कि गुर्बत भूख का शिकार है, ठीक है ना? उनको जो है बहुत कम ह्यूमैनिटेरियन एड उन तक पहुँच रही है। फूड की प्राइसेज़ बहुत महँगी हो चुकी हैं, ठीक है ना? 3000% जो है वो कीमत बढ़ चुकी है, फरवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक। यानी कि अगर एक चीज़ जो है वो ₹1 की थी 2023 के अंदर, तो अब वो एक चीज़ जो है वो 3000 की हो चुकी है। इतनी महँगाई हो चुकी है वहाँ पर। तो एफ़र्ट्स जो हैं वो इनसफिशिएंट हैं, एफ़र्ट्स कोई नहीं की जा रही। तो हमें एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए हमें कि जो ट्रक्स गज़ा के अंदर जा रहे हैं, वो उनको जो है लोगों तक जो है पहुँचाना चाहिए ताकि लोगों को खुराक मिल सके। ग्लोबल कम्युनिटी को चाहिए तो इमीडिएट सीज़ फायर करवाएँ ताकि लोगों की ज़िंदगी जो है वहाँ पर आसान हो सके। गज़ा जो कहता है कि गज़ा के अंदर तो जो हो रहा है वो हो रहा है और उसके अंदर हम लोगों ने देखा भी कि इसराइल इज़ द मेन रीज़न कि वो खुराक जाने नहीं दे रहा। मुस्लिम का जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या करना है वो तो हम भी देख चुके हैं कि कोई कुछ नहीं करने वाला। जापान ने कुछ दिन पहले सॉरी चाइना ने कुछ दिन पहले जो है अपना जो जहाज़ के थ्रू जो है बाय एयर जो है उनको एड प्रोवाइड की है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। तो गज़ा की तो हालात ख़राब है, ठीक है? वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है, जंग लगी हुई है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान के अंदर भी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का बड़ा मसला बना हुआ है। कहता है जो महँगाई है फूड की वो 0.3% पे आ गई है बाय दिसंबर 2024 यानी कि कम हुई है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो है वो बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के अंदर। 2022 के अंदर फ्लड्स आते हैं, ठीक है? उसके बाद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं 2023 के अंदर, लोगों का रोज़गार चला जाता है, ख़ास तौर पर जो गाँव वगैरह के लोगों में रहते हैं, बलूचिस्तान, सिंध और केपीके के लोग, जिनका रोज़गार ही एग्रीकल्चर है, वो अच्छे से डिस्टर्ब होते हैं। वाटर सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है, ठीक है? पानी जो है उसकी कमी हमें फ़ेस करनी पड़ रही है ड्यू टू इंडिया की कुछ रीज़न्स हैं, कुछ क्लाइमेट चेंज की रीज़न्स हैं, उनकी वजह से तो एग्रीकल्चर के अंदर नुकसानात पाकिस्तान के अंदर लोगों को फ़ेस करने पड़ रहे हैं। किसान जो है वो कर्ज़े के नीचे दबते जा रहे हैं, तो ये हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। 11 मिलियन लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो आईपीसी फ़ेज़ 3 की जो फ़रमाइन है उसको फ़ेस कर रहे हैं और 2.2 मिलियन जो हैं वो इमरजेंसी कंडीशन के ऊपर है। माल न्यूट्रिशन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। यानी कि माल न्यूट्रिशन मतलब कि माल जो होता है ना बेटा, ये न्यूट्रिशन और ये माल वर्ड किसी के साथ भी लगा दें तो उसको नेगेटिव ही कर देता है। वैसे माल प्रैक्टिसेस, माल एडमिनिस्ट्रेशन कि गलत चीज़, गलत हो रहा है। माल न्यूट्रिशन मतलब कि जो न्यूट्रिशन जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही।
सिंध और केपी के अंदर ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं वो बिलो वेट यानी कि अंडर वेट पैदा हो रहे हैं, कमज़ोर पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको डायरिया वगैरह रेस्पिरेटरी बीमारियां भी हो रही हैं। ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है फंडिंग भी कम हो रही है, जिसकी वजह से फूड की असिस्टेंट कई जो प्रोजेक्ट थे वो बंद हो चुके हैं। यूएसए ने आपको पता है कि करवाया था वो वाला फूड सिक्योरिटी के लिए, यानी कि मुख्तलिफ यूएसए के प्रोजेक्ट्स थे जिसके अंदर जो है फंडिंग की जाती थी गरीब मुल्कों को, तो उन्होंने बंद करवा। तो ये राइटर वो आपके साथ दिखता है। फिर वो कहता है कि हमें इमीडिएटली जो है पुलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ताकि क्या हो सके, ताकि जो सेंटर्स हैं और प्रोविंस हैं वो मिलकर सोशल सेफ्टी नेट्स जो हैं वो बनाएं। ये अभी जो है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये क्या है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। मस्ट स्ट्रेंथन सोशल सेफ्टी नेट्स, तो वो सोशल सेफ्टी नेट्स को मजबूत करें सेंटर और प्रोविंसेस। न्यूट्रिशन जो है माँ और बच्चों को अच्छी खुराक प्रोवाइड की जाए, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का इस्तेमाल किया जाए। तो कहता है इन एक्शंस के बाद गैर पाकिस्तान जो है वो इस पॉवर्टी और हंगर के साइकिल से नहीं निकल सकता जब तक ये काम नहीं करता। अच्छा, सोशल सेफ्टी नेट्स क्या बेटा? सोशल सेफ्टी नेट से मुराद ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो गरीबों की मदद करने के लिए लगाए जाते हैं उनको हम सोशल सेफ्टी नेट्स कहते हैं। वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, वो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, वो फूड से रिलेटेड हो सकते हैं, वो किसी भी ऐसी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं जिसमें मकसद ये हो कि आम आवाम, गरीब आवाम की मदद करना। तो इनको हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी, सोशल सेफ्टी नेट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है ताकि गरीबों की मदद की जा सके। आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक हो गया। तो ये जो है मुख्तलिफ शेप्स हैं, जैसे एजुकेशन के अंदर जो है फ़ीस नहीं दी जाती, पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स हो जाते हैं, खाना पीना हो जाता है, दवाई से हो जाती है, तो ये सारे वही वाले हैं, हमने खुद से पालने। ये तो मुख्तलिफ दुनिया के अंदर सोशल सेफ्टी नेट्स के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है। और इनकी एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूँ तो मेरे सामने जो ज़िंदा एग्जांपल है वो क्या है, आपकी बाय बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है, यहाँ पर बल्कि मेंशन भी उसने किया हुआ है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, कैश दिया जाता है, ये वही चीज़ है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है, कोई भी वर्किंग हो रही है, तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वर्किंग हो रही है, तो ये सारी की सारी क्या है बेटा, आपके सोशल सेफ्टी नेट्स हैं। तो ये सोशल सेफ्टी नेट्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एरेटिक पॉलिसी। अब इसके अंदर राइटर जो है वो एक पॉलिसी की बात करता है, अभी आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, आपके पास चल दो ऑप्शंस, एक है मेहरान गाड़ी खरीदनी है और एक आपने स्विफ्ट खरीदनी है, प्राइस दोनों की सेम है, तो अल्टीमेटली आप कौन सी चूज़ करेंगे? कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आप कौन सी चूज़ करेंगे। ठीक है, आप मेहरान लेंगे या स्विफ्ट लेंगे, प्राइस सेम। ठीक है, तो ज़ाहिर है ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्विफ्ट की तरफ जाएंगे। उसकी रीजंस क्या है? अच्छी है भाई, उससे बहुत ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स बेहतर है, खूबसूरत है, बाकी चीज़ें। अब यहाँ पर राइटर यही डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। अच्छा, अब मैं ना इससे पहले कि बेटा आपको ये डिस्कस करूँ कि ये क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको ना एक और चीज़ डिस्कस करता हूँ, जो कि आपको पता होनी चाहिए। कंसेप्ट है छोटा-सा, ध्यान से समझना है। ये फ्राइडे सैटरडे वाले जो एडिटोरियल्स हैं उनके अंदर था, लेकिन वो जैसे ही मैं रिकॉर्ड करूँगा वहाँ पर भी डिस्कस कर दूँगा। क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर ये है कि जो इसकी प्राइस है बेसिकली स्विक की प्राइस, वो वही है ऑलमोस्ट, जापान की ये गाड़ी है, तकरीबन वही है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, जो इसकी मेहरान की पाकिस्तान में के अंदर प्राइस है। लेकिन जैसे ही ये स्विक पाकिस्तान पहुंचती है तो इसकी प्राइस मेहरान से 10-15 गुना बढ़ जाती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस गाड़ी के ऊपर टैरिफ लगाती है और मैनी टाइम्स इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है उसके ऊपर लगाती है। तो उससे क्या होता है कि गाड़ी महंगी हो जाती है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन कि टैरिफ लगाती क्यों है? तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो गवर्नमेंट पैसे कमा लेती है और तो पाक गवर्नमेंट के पास कोई हल नहीं। और जब गवर्नमेंट से ये भी पूछा जाता है कि तुम क्यों टैरिफ लगा रही हो, क्या मसला गया तुम्हारे साथ, तो फिर वो एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं देखिए जी, उतने की गाड़ी मेहरान है, उतने की ये स्विक है, आप स्विक बाहर से मंगवा लेते हैं
तो क्या कोई बंदा कभी मेहरान खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। तो इसलिए अपनी जो लोकल कार इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए इसके ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया जाता है कि एक प्राइस का एक लेवल बन जाता है। तो फिर ये वाली गाड़ी भी जो है, मेहरान भी जो है, ये सेल होती है, लोग इसको खरीदते हैं। और ये तब तक लगता रहेगा जब तक हमारी कार इंडस्ट्री, इंटरनेशनल जो कार इंडस्ट्री है उसके लेवल पर नहीं चली जाती। तो ये आपको एक स्टोरी सुनाई जाती है। तो इस तरीके से आपके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है, टैरिफ। अब लेकिन अब राइटर क्या कह रहा है? अब राइटर ये कह रहा है कि अभी जो है एक पॉलिसी आई है इंपोर्ट ऑफ यूज्ड व्हीकल की। वो क्या कहती है? उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उस पॉलिसी में ये कह रहे हैं कि कोई भी गाड़ी जो दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करनी है, यूज्ड वाली की बात हो रही, वो 3 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, या 5 साल से, अगर एसयूवी है तो 5 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, अगर दूसरी है तो 3 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो। लेकिन राइटर कहता है कि ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों करना किया जा रहा है? तो इसमें वो कहता है कि ये जो नई पॉलिसी है इसका मकसद ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया जाए और ऑटोमोबाइल जो एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ाया जाए। यानी कि हम सारी गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि हम इंपोर्ट करें तो इलेक्ट्रिक ही इंपोर्ट करें, या तो इलेक्ट्रिक इंपोर्ट करें, एक तो ये काम किया जा रहा है। दूसरा काम ये है कि एक्सपोर्ट करें। तो उसमें यही है कि आप बहुत पुरानी गाड़ी जब नहीं लेंगे तो 3 साल पुरानी सिर्फ आपके मुल्क में आने की इजाज़त होगी। तो इसका मतलब है कि आप जो है एक अच्छे मॉडल की गाड़ी लेंगे और वो महंगी होगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, आपकी जो मुल्क के अंदर बन रही हैं वो तो प्रमोट होंगी होंगी। दूसरा ये है कि जो नई गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं वो इलेक्ट्रिक ही हैं। तो आपको फिर मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ठीक है? तो ये इसलिए पॉलिसी बनाएगी कि बहुत पुरानी गाड़ी आप नहीं मंगा सकते। एसयूवी है तो 5 साल तक पुरानी, लेकिन अगर दूसरी है तो सिर्फ 3। एसयूवी बेटा, ये बेसिकली जो वर्ड है इसकी टर्म जो है एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, स्पोर्ट्स की शेप की जो होती हैं, ये इस तरह जीपें वगैरह जो होती हैं, ठीक है? लोकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करता है, कहता है कि इसको तो क्रिटिसाइज़ जो है किया ही गया है और क्रिटिसिज़्म इसको सही फेस करना पड़ा है। क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनाते ही नहीं है, ठीक है ना? और इसकी रीज़न है स्टेट लेवल पॉलिसी के अंदर खराबी। स्टेट लेवल पॉलिसी के अंदर लूप होल्स हैं और लूप होल्स में क्या होता है कि ये लोग उनको इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं वो लगाते ही नहीं हैं, ना ये बनाते हैं। तो अनकम्पिटिटिव रहते हैं ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो जिसकी वजह से जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो इनकरेज नहीं हो पाती। ठीक है। लेकिन इन रिसेंट ईयर्स के अंदर क्या किया गया है कि आप लोगों ने कई बाहर के जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनको, इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान में आए, तो चाइनीज़ कई ब्रांड पाकिस्तान में गाड़ियां लेकर आए। उसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी आए। वो ये थे कि चाइनीज़ ऑटोमोबाइल आपके मुल्क में आई, नो डाउट आम इंसान उनको परचेज नहीं कर सकता था। इसके अलावा जो यूज्ड कार जो इंपोर्ट की जा रही हैं उसको हम लोग फिक्स नहीं कर सकते, उस इस प्रॉब्लम कहता है ये जो आप लोग जो अब यूज्ड कार की बात कर रहे हो ना, तो इसको इस तरीके से आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकेंगे कि प्रॉब्लम क्या है कि हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट। तो यह कहता है इस तरीके से आप इसको फिक्स नहीं कर सकते। आप अगर वाकई ही इसको फिक्स करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से जो सोचना पड़ेगा, रेगुलेशन की जो पॉलिसी है उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। आपको या तो बिल्कुल मार्केट से अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, तो यहाँ बिल्कुल इंटर करने की ज़रूरत है। फिर ही जो है, जो आप चाहते हैं वो होगा कि आपकी जो अपना है ना इंडस्ट्री वो मजबूत होगी, या तो गवर्नमेंट बिल्कुल बाहर निकल जाए, तो फिर अल्टीमेटली उस लेवल की गाड़ी खुद ही बनाना शुरू कर देंगे। तो या फिर गवर्नमेंट बिल्कुल जो है फुल टाइम इंटर हो जाए, बीच में ना रहे, फिर ही आपके मुल्क के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बेहतर होगी। तो ये चीज़ें वो आपके साथ डिस्कस करता है। ओवर ड्यू सोलिस, इसके अंदर राइटर जो है वो चाइल्ड मैरिज बिल की बात करता है। कहता है इस्लामाबाद नेशनल असम्बली ने पास किया है एक बिल कि इस्लामाबाद के अंदर कोई भी बच्चा, उसकी चाइल्ड मैरिज होगी तो वो क्या होगा, चाइल्ड मैरिज उस क्रिमिनल एक्ट उसको कंसिडर किया जाएगा। तो इसके अंदर वो बिल बस हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें ये बिल में कहा गया है कि पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है,
यानी कि सज़ा दी जाएगी चाइल्ड मैरिज की इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर। 3 साल तक सज़ा दी जा सकती है कैद की अगर कोई 18 साल का लड़का जो है, वो किसी कम लड़की से शादी करता है, कम उम्र की। लेकिन वो कहता है कि केपे की गवर्नमेंट के अंदर पहले ये कोशिश की गई लेकिन नाकाम रहे क्योंकि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 चल रहा है। तो कई जो उलमा कराम है या ऑर्थोडॉक्स ज़हन के लोग हैं, उन्होंने जो है इसको उन्होंने बस यही कहा है कि जब लड़की बालग हो जाए तो आप उसकी शादी कर सकते हैं, ये 18 साल से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैपेकी के अंदर आप लोग ये बिल नहीं पास कर पाए। इन द सेम फैशन जो है पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर भी आप लोग जो है ये काम नहीं कर पाए, लेकिन इस्लामाबाद में ये काम हुआ। गर्ल्स जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, वो ज़ाहिर है वो कहते हैं कि ये मुल्क के अंदर जो है उसको नुकसान पहुँचता है, ठीक है ना? मुल्क को उससे नुकसान पहुँचता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कई लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है और उनकी शादी कर दी जाती है। साउथ एशिया के अंदर ये सबसे ज़्यादा काम साउथ एशिया के अंदर ही हो रहा है। हालाँकि लेजिस्लेशन है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इसके ऊपर कोई ख़ास जो है अपना ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इज़हार करती हैं और ना ही इसके ऊपर जो है वो ख़ास तौर पर वर्किंग करती हैं, बस वक़्त गुज़रता जा रहा है। तो ये चाइल्ड मैरिज है, ये नुकसान पहुँचाती है बच्चों उसकी हेल्थ को, उसकी सिक्योरिटी को, उसकी एजुकेशन को। जो औरतें हैं, उनकी इन सारे एरियाज़ के अंदर नुकसान पहुँचता है जब एक बच्ची की शादी होती है। तो वुमेन्स एंड गर्ल्स कैन नॉट जो है उनको इम्प्रिजनमेंट नहीं रखा जा सकता इस सोसाइटी के अंदर। तो चाइल्ड मैरिज से बेटा देखें नुकसान तो पहुँचता है लड़की को, कैसे नुकसान पहुँचता है? वो खुद छोटी होती है, तो पहला तो उसको हेल्थ का इशू होता है, जब वो बेबीज़ पैदा होते हैं। दूसरा जो है वो मैच्योर नहीं होती, तो उसको जो है ये इन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या इसका भी कोई इतना ख़ास इल्म नहीं होता, बाद में अच्छी वो माँ भी नहीं बन पाती। फिर उसके अलावा वो अच्छी एजुकेशन नहीं हासिल कर पाती, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता और उसके साथ-साथ फिर वही है कि बच्चों की तादाद पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जाती है, ठीक है? उससे पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचता है और फिर ये अर्ली चाइल्ड मैरेजेज़ के अंदर जो लड़कियाँ हैं, वो इकॉनमी के अंदर इतना पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास कोई अच्छी एजुकेशन भी नहीं होती, तो इकॉनमी के पर्सपेक्टिव में भी नुकसान पहुँचता है। पॉलिटिक्स के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर भी ज़ाहिर राइट टू वोट है, लेकिन वो वोट की जो का ताकत को नहीं समझ पाती, तो अच्छे से वो ये भी डिफाइन नहीं कर पाती कि वोट किसको डालना है। नेक्स्ट वो पॉलिटिक्स के अंदर खुद भी नहीं आ पाती क्योंकि अच्छी एजुकेशन नहीं होती, तो इसके नुकसानात तो बहुत ज़्यादा है। तो ये डाटा आप जो है वुमेन्स के पर्सपेक्टिव में इसको आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? बाकी बेटा ये फोकल पर्सन का नंबर है, आप लोग राब्ता कर सकते हैं, वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, ओपिनियंस की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड फाइनली इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।